कैसे उन्होंने शरद पवार को ललकारा था और शरद पवार को ललकारते ललकारते वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने समझा दिया कि पवार अब तुम अपनी औकात में रहो। और ये दिल्ली में किया नहीं गया, इस पूरे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस सम्मान में आयोजित कर दिया कि आपने मराठी का सम्मान बढ़ाया है। ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर का महाराष्ट्र है। यहाँ देशद्रोहियों का नहीं, देशभक्तों का सम्मान होता है। महाराष्ट्र में जो कैसा लगा कि शिवसेना जो टूटी है या शरद पवार की जो एनसीपी टूटी है, उससे महाराष्ट्र की जनता नाराज है। नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या सचमुच बोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी है? बहुत दिनों से राष्ट्रवादी ये डिमांड कर रहे हैं कि बोहरा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर दी जाती है। आखिर शरद पवार का भारत द्रोह पब्लिक क्यों नहीं कर दिया जाता? ये जो शरद पवार आवरण ओढ़े हुए है अपने आप को भारतीय राजनीति का चाणक्य साबित करने का, उसे बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा? शरद पवार बार बार राजनीतिक दांवपेच चलते हैं, शातिर खिलाड़ी खेल का। लेकिन अब की बार ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने तय कर लिया है कि शरद पवार के सारे रास्ते बंद कर, जैसे 70 के दशक के फिल्मों में खलनायक को मारा जाता था, वैसे मारने की तैयारी। क्या शरद पवार ने अमित शाह के एजेंडे को भांप लिया है और इसीलिए वो मोदी के शरणागत हो गए हैं? क्या शरद पवार इतने मूर्ख हैं कि वो मोदी और अमित शाह को अलग अलग मानते हैं? अभी 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में जाकर के अमित शाह ने शरद पवार को ललकारा था। आपको मैंने वो वीडियो भी दिखाया था, कैसे उन्होंने शरद पवार को ललकारा था। और शरद पवार को ललकारते ललकारते वो इस हद तक चले गए कि उन्होंने समझा दिया कि पवार अब तुम अपनी औकात में रहो। 78 का ये महाराष्ट्र नहीं है, तुमने 1978 से इस महाराष्ट्र को अपराधियों के हवाले कर दिया, जोड़ तोड़ की राजनीति कर दी। ऐसी ठुकाई की शरद पवार की कि पवार तिलमिला गए और पवार को लगा कि अब यदि अमित शाह पर हमला नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें दोयम दर्जे का टुच्चा मान लेगी। तो उन्होंने अमित शाह को तड़ी पार कह दिया। अब सोचिए, अमित शाह को उन्होंने तड़ी पार कह दिया तो भाजपा के तरफ से महाराष्ट्र के कद्दावर नेता विनोद तावड़े, आपको याद होगा, विनोद तावड़े ने एक वीडियो जारी कर दिया। और जो ही विनोद तावड़े ने एक वीडियो जारी किया, शरद पवार गिड़गिड़ाते हुए नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए। शातिर पवार क्यों नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और क्यों उन्हें एक बड़ा निमंत्रण देकर के मंच साझा करने की कोशिश की? पवार ने कोशिश की है कि एक बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाए, उस मंच पर बैठने का अवसर मिल जाए और नरेंद्र मोदी को एक राजनीतिक दांव में फंसाया जाए। यदि मोदी ना करते हैं तो भी और हां करते हैं तो भी, शातिर पवार ने नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया है अखिल भारतीय एक मराठी साहित्य सम्मेलन में, जो 21 और 23 जनवरी तक नई दिल्ली में हो रहा है। और खेल देखिए पवार का, ये अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन पवार दिल्ली में कर रहे हैं। आमतौर पे दिल्ली में होता नहीं है, लेकिन ये दिल्ली में कर रहे हैं और मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित कर लिया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। शातिर पवार के खेल को जरा आप समझिए और तब ये समझिएगा क्यों शरद पवार को ये करना पड़ा है। दरअसल पवार प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया है। राजनीतिक खींचतान के बीच एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अब एनसीपी नहीं रह गया, एनसीपी को तोड़ करके लंगड़ा कर दिया और ये भाई साहब पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी को इनविटेशन देने साहित्यिक कार्यक्रम के लिए। और क्यों देने पहुंचे हैं? दरअसल ये कार्यक्रम, शरद पवार ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से कि ये तो 19वीं शताब्दी के से चल रहा है, 1878 से चल रहा है। 1878 से कार्यक्रम चल रहा है
और इसमें तिलक, गोखले और सावरकर तक आए हुए हैं अतिथि के रूप में। सावरकर की विरुद्ध, जिस सावरकर का पुरजोर विरोधी रहा शरद पवार, उस शरद पवार ने इनविटेशन में पीएम को याद दिलाया है कि बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और वीर सावरकर इस कार्यक्रम के हिस्सेदार रहे हैं और इसके 37वें अधिवेशन का हिस्सेदार नेहरू भी रहे हैं। मतलब ये हर साल आयोजन नहीं होता और दिल्ली में तो बिल्कुल बहुत कम हुआ है, लेकिन पवार ने इसका आयोजन अब की बार दिल्ली में करने को ठाना है। और ये दिल्ली में किया नहीं गया, इस पूरे कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी के लिए के सम्मान में आयोजित कर दिया कि आपने मराठी का सम्मान बढ़ाया है, आपने मराठी शास्त्रीय भाषा को जो दर्जा देने का काम किया है, हम उसका अभिनंदन करते हैं। अब ये पवार एकाएक प्रधानमंत्री मोदी की चापलूसी में इस कदर क्यों उतरा है? शातिर पवार को समझिए कि दरअसल पवार को समझ में आ गया है कि जिस तरह से अमित शाह ने उनके ऊपर हमला किया, उसके बाद उन्होंने अमित शाह को तड़ीपार कह दिया। तो अमित शाह ने विनोद तावरे से जो कहलवाया है वो सुनिए। आपको जो मराठी भाषी हो तो बेहतर समझ जाएंगे, मराठी और गुजराती भाषी, लेकिन जो हिंदी भाषी है वो भी इस भाषा को समझ पाएंगे कि क्यों शरद पवार को पर हमला करने के लिए सीधे तौर पर विनोद तावरे को मैदान में उतारा है और तावरे ने कहां पर हमला किया है शरद पवार को, ये समझने की जरूरत है। शरद पवार को जो हमला किया तावरे ने, उससे साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में बोहरा कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक होगी। पहली बार बीजेपी का कोई बड़ा नेता दाऊद से शरद पवार के रिश्तों की बात कर रहा है कि तुम तड़ीपार शब्द का मतलब जानते हो। विनोद तावरे तड़ीपार का मतलब समझा रहे हैं और शरद पवार को नंगा कर रहे हैं। दरअसल विनोद तावरे ने अपने ट्विटर हैंडल से जो वीडियो जारी किया, उससे विनोद बिल्कुल बौखला गए हैं शरद पवार और उन्हें लग गया है कि अब उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा और अमित शाह बदला लिए बिना छोड़ेंगे नहीं। जरा तावरे को सुनिए कि तावरे ने कहा क्या और क्यों अमित शाह को, ये शरद पवार को लग गया है कि अब अमित शाह उन्हें बर्बाद कर देंगे, इसीलिए वो चापलूसी करने पहुंच गए हैं नरेंद्र मोदी का। जरा सुनिए विनोद तावरे कह क्या रहे हैं। आदरणीय अमितभाई शहाना तडीपार गृहमंत्री म्हटलं। ही तडीपारी कशासाठी होती? की पाकेटमारी, दरोडा यासाठी नव्हती, तर लष्कर ए तोयबाचा हस्तक स्मगलर सोहराबुद्दीनची गुजरात पोलिसांकडनं एन्काउंटर झाला। त्याविषयी न्यायालयाला असं वाटलं की ही चौकशी चालू असताना गृह राज्यमंत्री असणारे अमित शाह हे गुजरात बाहेर असले पाहिजेत, ज्यात ते नंतर निर्दोषी सुप्रीम कोर्टात सिद्ध झाले। पण पवार जर आपण हे बोलत असताना की अमित भाईंनी आपल्या टीका केली की 1978 ला पहिली गद्दारी आपण केली, ते तर वास्तव आहे। आपल्या काळात दाऊद फोपावला, हेही वास्तव आहे। आणि देशद्रोही सोहराबुद्दीनच्या प्रकरणामध्ये तडीपारी झाली, हे तर खरं देशभक्ती आहे। म्हणजे समजा सावरकर काळ्या पाणी शिक्षा झाल्यानंतर परत आले असते आणि मंत्री झाले असते, आपण हेच बोललो असतात का? आणीबाणीमध्ये श्रद्धेय अटलजी अडवाणीजी जेलमध्ये होते, नंतर पंतप्रधान झाले आणि गृहमंत्री झाले, त्यांच्याबद्दल आपण हेच बोलाल का? पवार साहेब, हा छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। लोकांना देशभक्ती काय, देशासाठी कोण काय करतं हे नीट कळतं। त्यामुळे अनावश्यक एखादी बोचरी टीका झाली असेल तर खिलाडू वृत्तीने ते मान्य केली पाहिजे, पण असं चुकीचं विधान किमान आपण करू नये असं मला वाटतं। अब सोचिए विनोद तावरे ने क्या कहा। जो लोग मराठी जानते होंगे वो तो बेहतर समझ गए होंगे, गुजरात और महाराष्ट्र के लोग तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे। वैसे भारत की तमाम भाषाओं का कहीं ना कहीं संबंध है, अब बहुत हद तक ऐसा नहीं होता कि हम नहीं समझ पाएंगे। विनोद तावरे कह रहे हैं कि सोहराबुद्दीन 5 राज्यों का वांटेड अपराधी था, आतंकवादी था और उस समय गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे अमित शाह। अमित शाह के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने एनकाउंटर करवाया, इस मामले में उनको तड़ीपार करा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अमित शाह को बाइज्जत बरी कर दिया।
यदि ऐसा कुछ था भी तो अमित शाह तड़ीपार हुए एक आतंकवादी के एनकाउंटर के मामले में। लेकिन श्री शरद पवार जी, आप तो देशद्रोही आतंक जो सबसे बड़ा वांटेड आतंकवादी है भारत का, वो दाऊद इब्राहिम, उसके साथ घुमा करते थे। तुम फ्लाइट में उस दाऊद इब्राहिम के साथ घुमा करते थे। ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और वीर सावरकर का महाराष्ट्र है। यहां देशद्रोहियों का नहीं, देशभक्तों का सम्मान होता है। इसीलिए यदि वो तरी पार होकर के महाराष्ट्र आए थे तो महाराष्ट्र ने देशभक्तों का सम्मान किया। दरअसल ये पहली बार हुआ कि बीजेपी का कोई इस कद का नेता शरद पवार को सीधे दाऊद इब्राहिम के साथ संबंधों को जोड़ करके बता रहा है, और ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में शरद पवार का क्या हाल होना है। ये संकेत दे रहा है कि इसकी संभावना है कि आने वाले दिनों में शरद पवार का जो बोहरा कमेटी का रिपोर्ट है वो सार्वजनिक होगा। और नरेंद्र मोदी को आप हल्के में नहीं लीजिए। नरेंद्र मोदी, मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी बहुत कुछ ऐसा होता है कि अमित शाह से करवाते हैं। मैं और इसका उदाहरण मैं अक्सर देता हूं। प्राइवेट कंपनियों में ऐसा होता है कि खलनायक बना दिया जाता है किसी मैनेजर को, और जो सीईओ होता है वो बहुत अच्छा बना रहता है। तो नरेंद्र मोदी के पास चिपक करके शरद पवार पहुंच गए इनविटेशन देने के लिए। उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी उन्हें बचा लेंगे, क्योंकि शरद पवार ने जो विनोद तावड़े से कहलवाया है, मैं इसे इसी रूप में मानता हूं कि विनोद तावड़े ने ये वीडियो यूं ही नहीं, क्योंकि बार बार अब अमित शाह लतियाएंगे नहीं शरद पवार को, हो गया एक बार। लेकिन अमित शाह कहा क्या था ये आपने सुना तो है, लेकिन एक बार उस वीडियो को फिर से सुनिए कि किस स्तर तक प्रहार किया था, तब आप समझेंगे कि शरद पवार डरे हुए क्यों हैं, और क्यों शरद पवार डरे डरे दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री को इनविटेशन देना, और क्यों वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहें। देवेंद्र फडणवीस फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इतनी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यकर्ता विधायक बन गए, मंत्री बन गए। हमारे साथी शिवसेना, एनसीपी, सच्ची शिवसेना और सच्ची एनसीपी को भी विजय प्राप्त हुई। परंतु महाराष्ट्र के विजय के कई मायने। महाराष्ट्र की विजय ने 1978 से शरद पवार जी ने जो दगा फटका की राजनीति शुरू की थी, उसको 20 फुट जमीन में दफनाने का काम आप लोगों ने किया। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ जो द्रोह किया था 2019 को, विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को छोड़ा था, झूठ फरेब कर कर मुख्यमंत्री बने थे, वो उद्धव ठाकरे जी को आपने उनकी जगह बताने का काम किया है। हमेशा के लिए 78 से लेकर 24 तक महाराष्ट्र अस्थिरता का शिकार रहा। वो अस्थिरता की राजनीति को समाप्त कर कर एक स्थिर रास्ते पर चलने का काम ये मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार देकर आपने किया है। इसके साथ साथ हिंदुत्व और मोदी जी की विकास की राजनीति, ये सब हमारे विरोधी बाहें चढ़ाकर, बाहें फैलाकर राह देखकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनको इस स्वप्नों को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। अब देखिए, शरद पवार सही में शरद पवार हैं। शरद पवार को लगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उनके पापों का पिटारा नहीं खोलने देगा। शरद पवार उसमें एक तरह राहुल गांधी बन गए, वो बुढ़ौती में राहुल गांधी बन गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का जो चुनाव परिणाम था वो चौंका रहा था। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो ऐसे राज्य थे जिसने पूरे समीकरण को बिगाड़ दिया। 37 तो अकेले अखिलेश यादव जीत गए सांसद, और उत्तर प्रदेश में 80 में जो 80 सीट लाने का दावा योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, जिसमें लोगों को भरोसा था,
वो भरभरा कर गिर गया। महाराष्ट्र में वही स्थिति हुई। महाराष्ट्र में जो कैसा लगा कि इस शिवसेना जो टूटी है या शरद पवार की जो एनसीपी टूटी है, उससे महाराष्ट्र की जनता नाराज है। लेकिन दरअसल वहां एक फेक नैरेटिव काम कर गया। संविधान खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इस तरह का जो फर्जीवाड़ा किया गया वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर दिया। और शरद पवार उसके बाद बौखला गए। शरद पवार उसके बाद अपनी हरकतों को तेज कर दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में जो ही दुर्गति हुई, पार्टी नामक चीज खत्म हो गई, शरद पवार को समझ में आया कि जो बचे हुए सांसद है वो भी कहीं भतीजे के कोट खेमे में ना चले जाएं। उद्धव ठाकरे का तो राजनीतिक वजूद खत्म हो गया। अब सामने बीएमसी का चुनाव है और बीएमसी उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बचाव का आखिरी रास्ता है। अमित शाह दरअसल उसी बीएमसी में अब शरद पवार और उद्धव ठाकरे को 20 फीट नीचे गाड़ने की तैयारी में है। शरद पवार जानते हैं कि अमित शाह पॉलिटिकल लड़ाई कैसे लड़ते हैं। वो नगर निगम के चुनाव तक में भी किस हद तक इंटरेस्ट लेते हैं। और यदि वो नगर निगम का चुनाव बीएमसी के रूप में हो, जिसकी पूरे देश में सबसे ज्यादा महत्ता है, ये बीएमसी है जिसके माध्यम से बाहें फैला करके उद्धव ठाकरे और उस तत्कालीन शिवसेना महाराष्ट्र में उपद्रव और उत्पात करते थे। जो शिवसेना, उस समय की शिवसेना का जो दबंगई चलता था उत्तर भारतीयों पर, वो बीएमसी के माध्यम से चलता था। अब अमित शाह उस बीएमसी में पूरी तरह से शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के एनसीपी को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहते हैं। ये पूरा वजूद महाराष्ट्र के विधानसभा में तो खत्म हो ही गया, ये बीएमसी के चुनाव में पूरी तरह से खात्मा करना चाहते हैं। इसीलिए अमित शाह ने उसी कार्यक्रम में, जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया है, इलाका वाइज बताया कि शरद पवार यहां का हीरो बनना चाहता था, यहां का हीरो बनता था, मानचित्र दिखाता था विधानसभा चुनाव में, और इन तमाम जगह पर कितने कितने सांसद उनके बच गए, कितने विधायक हुए, नामो निशान मिट गया। अब शरद पवार को लग रहा है कि विधानसभा में बर्बाद होने के बाद यदि महाराष्ट्र में मुंबई के बीएमसी चुनाव में यदि उनका नामो निशान खत्म हो गया तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने देखा कि अमित शाह ने हमलावर रुख अख्तियार किया है, उससे उन्हें लग गया कि अमित शाह के तेवर क्या हैं, और उन्होंने अमित शाह को तरी पार कह करके दरअसल अमित शाह को और तिल मिला दिया है कि अमित शाह छोड़ने वाले नहीं हैं। दरअसल अब अमित शाह शरद पवार के चारों तरफ से रास्ते बंद कर रहे हैं। लोकसभा के बाद विधानसभा और बीएमसी, पूरी पार्टी तोड़ दी। अजीत, जो लोग कहते थे ना बड़े बड़े कि अमित शाह ने बहुत गलत किया अजीत पवार को जोड़ करके, अजीत पवार को नहीं लाना चाहिए, उस समय भी मैं बार बार कहता हूं कि मैंने अलग ढंग से इसकी व्याख्या समझने की कोशिश की थी। अजीत पवार वही सब सीट जीत करके लाए हैं जो बीजेपी को कतई मिलना नहीं था। अजीत पवार वहां से जीत करके लाए हैं। इसीलिए अजीत पवार ने बड़ा काम किया है, और उस अजीत पवार के माध्यम से अमित शाह ने पूरी तरह से महाराष्ट्र की जो अराजकता थी, महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचार, बेईमानी का जो पुरोधा था, जो महाराष्ट्र में भारत द्रोहियों का पुरोधा था, उसको जड़ से समाप्त कर दिया है। अब शरद पवार को ये लगता है कि सब कुछ तो खत्म हो गया, कम से कम चैन की मौत तो मिल जाए, बेटी तो सेट हो जाए। सुप्रिया सुले को सेट करने के लिए बेताब हैं और हर हाल में चाहते हैं कि बोहरा कमेटी सार्वजनिक ना हो। लेकिन अमित शाह को छेड़ करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और यदि इस बात का उन्हें भ्रम है कि मोदी और शाह अलग है, वो मोदी को पटा करके अमित शाह को नाथ लेंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है उनकी। इसकी कतई कोई संभावना नहीं है कि अमित शाह ने जो ललकारा है, जो जलील किया है, 1978 का दलाल उन्हें कहा है, उन्हें दगाबाजियों का सरदार कहा है, दगाबाजों का सरदार कहा है जिस शरद पवार को, अमित शाह ने यूं ही नहीं कहा होगा। ये पूरी स्ट्रेटजी पार्टी की होगी। ये साफ लग रहा है कि आने वाले समय में जो बीएमसी का चुनाव होना है उसमें बर्बादी की तैयारी, और उसके बाद शरद पवार के सारे रास्ते बंद करके उनके पूरे काले चेहरे को बेनकाब करने का है। भारतीय राजनीति में शरद पवार एक बड़ा काला चेहरा है, जो 1978 में अपनों से दगा करके चीफ मिनिस्टर बना, फिर इंदिरा गांधी से दगाबाजी,
सोनिया गांधी को बनते बनते एक ऐसे चीजों से कि वो भारत की विदेशी महिला कह करके अपमानित किया, और उसके बाद उसी के चरण उठाने को लाचार हुए शरद पवार। लेकिन शरद पवार ने कृषि मंत्री बनकर के भारत को किस तरह से तबाह किया, ये सच। और सबसे बड़ा भारत पर जो सबसे बड़ा आजाद भारत में हमला था, वो मुंबई पर आतंकी हमला था, और उसमें शरद पवार जिसके साथ खड़े दिखाई देते हैं, इस देश को उस सच को जानने का अधिकार है। इसीलिए आप सबसे भी एक निवेदन है कि जरूर सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करो बोहरा कमेटी, ये हैशटैग चलाइए। और मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार इस तैयारी में है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था इस इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, तो समझ लीजिए कि शरद पवार को शरद पवार के स्टाइल में जवाब दिया जा रहा है। शरद पवार शातिर खिलंदर है, तो शरद पवार को शातिर स्टाइल में ही, प्रहार के रूप में, बदले के भाव से नहीं। आने वाले दिनों में उम्मीद की जाए कि देश जान पाएगा शरद पवार का असली सच, और जिस रूप में प्रहार कर रहे हैं अमित शाह, इसकी संभावना बड़ी तीव्र है कि मुश्किलें बहुत बढ़ने वाली है शरद पवार की। वो शरद पवार जो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा खिलंदर है, वो शरद पवार जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसने 2019 में एक घटिया खेल खेला उद्धव ठाकरे के माध्यम से, एक बनी हुई सरकार को गिरवाया। वो शरद पवार जिसने अपने भतीजे को भेजकर एक बड़ा खेल किया था देवेंद्र फडणवीस के साथ। वो शरद पवार जिसने मोदी को भी कई दांव दिए थे। वो शरद पवार जो 2014 में भी एक खेल खेलने की कोशिश की थी, 2019 में वो पूर्ण रूप से खेला, और उसका बदला 2024 में अमित शाह ने लिया। लेकिन अभी बदला अधूरा है। आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या। ये बड़ी संभावना इस बात की है कि शरद पवार भले ही नरेंद्र मोदी की चापलूसी में तलवे चाट प्रतियोगिता में अव्वल आ जाएं, लेकिन अमित शाह उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। अमित शाह ऐसे दुश्मनों को कतई नहीं छोड़ते। सुभाष ग्रोवर जी कह रहे हैं आज नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा। चलिए कोई बात नहीं है, तो आप नोटिफिकेशन नहीं मिला तो एक बार फिर से बेल आइकन जो है ऑफ करके ऑन कीजिए। और यदि नहीं मिल रहा है तो आप क्या किया सकता है, उस टाइम कुछ तो फिक्स है, जैसे 10:30 का एकदम से फिक्स टाइम है, लगभग 8:30 का भी और 6:30 का भी लगभग फिक्स रहता है। यदि बड़ी खबर रहती है तो दोपहर में भी आता हूँ, तो इस फिक्स समय में आप जरूर एक बार सर्च कर लीजिए। और नहीं, लाइव का नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वीडियो तो आपको उपलब्ध होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।